हेलो दोस्तों, कुंदन इंडियन में चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि साइंस का एनसीईआरटी जो क्लास स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी 9th और 10th का। तो 10th का तो आप लोग का जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे बराबर उनका वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं सारा क्लास। एक दो चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे। 9th स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे उनके लिए मैं बता दूँ, ये आप लोग का ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE, ये सारा के लिए आप लोग को ये क्लास है दोस्तों। एनसीईआरटी 10th और 9th वाला, ये TCS और रेलवे बोर्ड भी, क्योंकि सिलेबस में भी वही दिया है 9th और 10th का। तो आप लोग भी उसे फॉलो कीजिए। आप लोग को यदि नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं आप लोग को मैं अभी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। ये ID कार्ड आप लोग के लिए इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होकर आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई कीजिए। और ये भी आप लोग को ID कार्ड अपने गले में लगाइए। तो 24-25 में ये ID कार्ड जरूर अपने गले में लगाइए दोस्तों। इसी कारण मैं ID कार्ड को आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ साइंस के लिए। साइंस के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है साइंस के ऊपर, तो इसी कारण मैं बोलता हूँ मैथ रीजनिंग सब बना लेते हैं। साइंस के लिए मैं जो जितना क्लास करवा रहा हूँ, जितना नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ओरिजिनल नोट्स है एकदम सारा चीज़ आप लोग को जिस तरह मैं पढ़ा था, एक एक लाइन बाय लाइन करके नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग जितना प्लेलिस्ट वीडियो है सारा वीडियो देख लीजिए। आप लोग को साइंस में कहीं डाउट नहीं होने वाला है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप लोग उतना फॉलो करते हैं ईमानदारी से। तो जिस तरह मैं लाइन बाय लाइन करके पढ़ाता हूँ, ये आप लोग को सारा एग्जाम में कवर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग यदि प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देखिए, LP टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE, सारा चीज़ आप लोग को यहीं से क्वेश्चन उठा के मिलता है। ठीक, सिर्फ NTPC में आप लोग को न्यूमेरिकल कम देखने को मिलेगा, और वो ये एनसीईआरटी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आप यदि मेहनत से समझते हैं तो अच्छे से समझते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो होने वाला आप लोग के लिए, जो देख रहे होंगे बुक आप लोग के लिए 9th का स्टार्ट हो गया है साइंस क्लास का, जो कि एनसीईआरटी है। ये 10th क्लास का आप लोग को ख़त्म हो गया। एक दो चैप्टर बचा हुआ है, वो भी कभी आप लोग को बीच में क्लास ले लिया जाएगा तब ख़त्म हो जाएगा। फिर 10th वाला अधिकतर चैप्टर ख़त्म हो गया। मात्र 1 से 2 चैप्टर ही बचा हुआ है जो उसको कभी भी ख़त्म कर देंगे। तो ये 9th क्लास का एनसीईआरटी आप लोग देख लीजिए। इस तरह बुक रहता है इसका 9th क्लास का। जो भी नहीं लिए होंगे अभी तक ले लीजिएगा। तो इस तरह आप लोग को मिलेगा ये 9th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्ले लिस्ट का वीडियो। जाके कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, नाम पे कुंदन इंडियन रेलवे, और वहाँ पे जाके लोगों पे आप लोग को क्लिक करना है। फिर जाके आप लोग को प्ले लिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्ले लिस्ट में जाके आप लोग सारा वीडियो देखिएगा, एक एक करके सब वीडियो देख लीजिएगा। साइंस में आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो आज आप लोग को 9th स्टार्ट होगा। आज फर्स्ट क्लास है 9th का। तो आज आप लोग को 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए आप लोग को देखता हूँ आज का कौन सा चैप्टर है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारा आप लोग को एक एक करके देखना है। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो यदि व्यूज भी नहीं आता है तो फिर बनाने का भी मन नहीं करता है ना। अब इतना मेहनत कीजिए, एक घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाने में लगता है। उसके बाद बनाइए, उसके बाद अपलोड कीजिए। तो फिर आप उसमें व्यूज भी नहीं जाता है तो नहीं बनाने का मन करता है फिर उसको तो देखिए आज आप लोग को जो भी आप लोग देखते हैं उनको पूरे अच्छे से देखिए। ये आज आप लोग का अध्याय 2 होगा। 1 था तो उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं था दोस्तों। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं पहले आप लोगों को क्लास ले लेता हूँ। तो उनके लिए है अध्याय 2 के लिए, जो कि ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें बहुत भूलते हैं ये वाला चैप्टर टॉपिक। तो आप लोग को इसको आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी साथ में पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पॉइंट को सिर्फ हम पढ़ेंगे। आप लोग को ये बता देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को एक एक लाइन करके सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। जितना इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही लाइन बताएंगे, सारा चीज़ आप लोग को नहीं बताऊँगा। तो जाके सारा वीडियो आप देख लीजिएगा। मैथ रीजनिंग साइंस कहाँ से आप लोग को क्या क्या तैयारी करना है, सारा चीज़ आप लोग को प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देख लीजिए एक नज़र में आप लोग को क्या क्या होगा। बिलियन है आज, बिलियन जो होगा बिलियन के गुण है, उदाहरण है, एग्जाम्पल के साथ आप लोग का सारा चीज़ आप लोग को आज मिलने वाला है। निलंबन क्या है, तो ये सब चीज़ रहेगा आप लोग के लिए। कोलाइड क्या है, तो इस सब के बारे में आप लोग को सारा चीज़ मिलेगा, कोलाइड बिलियन को, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इनको दिमाग में नहीं रहता है। तो आप लोग को ये थोड़ा आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जो भी स्टूडेंट बोलते हैं समझ नहीं आता है तो वो 1-2 बार वीडियो करके देखिए। हमेशा रिवीजन करना रहता है आप लोग को, तो वीडियो चालू करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं।
सेकंड में आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ ताकि रिवीजन आप लोग को बीच बीच में होते रहें। कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं या कहीं भी गाड़ी में जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो चालू करके रिवीजन कर लीजिएगा, तो एक चैप्टर तुरंत ख़त्म हो जाएगा 1 से 1.5 घंटा में आप लोग को इस साइंस का। तो चलिए आप लोग को क्या है चैप्टर आज, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड इज प्योर। तो चलिए आगे चलते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों हम लोग क्या बोला गया है। जैसे यहाँ पे शुरू है, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, दही, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध हैं। कैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी जो लिखा रहता है शुद्ध, तो कैसे पता कर सकते हैं। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं ये सब है, तो उसी के बारे में बताया गया है। थोड़ा इसमें नॉलेज के बारे में दिया रहता है, तो आप लोग इसमें नॉलेज भी मिल जाएगा, पढ़िएगा। तो जैसे लिखा गया शुद्ध के बारे में, क्या हर चीज़ जो जिस पे शुद्ध लिखा है वो शुद्ध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थ के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिए हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं। किसके लिए? वैज्ञानिक के लिए क्या होता है, ये सभी पदार्थ मिश्रण होते हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। क्या क्या है? दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी यदि वैज्ञानिक बोलता है कि वो शुद्ध पदार्थ है तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि जितना भी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं वो क्या है? शुद्ध पदार्थ के एक ही प्रकार कणों से मिलकर बना होता है। यही बात बोला गया है कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध करता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, जितना भी कण वो क्या है? सब समान का है। यदि 2 है तो 2 ही रहेगा, 2:1 का रेशियो है तो वो 1:1 का रेशियो रहेगा ही हमेशा, ठीक है, यानी समान रहेगा। वही बताया गया है। देखिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल हो गया, खनिज, मिट्टी आदि सभी सब क्या है? 1-2 से मिलकर बना हुआ है। मिश्रण के बारे में बताएं। मिश्रण क्या है? तो आगे का पॉइंट था आप लोगों को क्या था? आगे मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिश्रण जो है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बनाता है। तो मिश्रण ऐसे भी तो कोई भी चीज़ का मिश्रण है तो वो एक से अधिक तत्व होगा तभी तो मिश्रण बनेगा, तभी पता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए, जल में बोला गया कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल के पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। तो NCERT में इसी तरह होता है, आप लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहता है, समझना रहता है, ठीक है। इसमें आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील होगा, बट जो ध्यान देगा उसका सिलेक्शन होगा। सिर्फ यही मेरा सॉल्यूशन। देखिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, जैसे जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड जो NaCl को बाष्पीकरण कैसे करेगा? बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। पूछता है कि नमक को कैसे हम लोग पृथक करते हैं, तो वो बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। क्या वो शुद्ध पदार्थ? और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसका जो भौतिक विधि बोला है उसको रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। क्या होता है? इसका चीनी भी का यौगिक समान होता है। जैसे पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। क्या है? एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में क्या होता है? एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। पूछ लेता है कि मिश्रण में एक से अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है, तो वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार के बारे में बताया गया है। मिश्रण की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। चलो मिश्रण का प्रकार देखते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों, बहुत मैं तो भूल जाता था उस टाइम, तो आप लोग को लिए भी मैं बता दूँ। आप लोग यदि याद रखते होंगे तो याद हो सकता है। मुझे ये टॉपिक पैत बार भूल जाते थे उस समय।
जब तैयारी कर रहे थे, ठीक है, ग्रुप डी का। तो आप लोग भी यदि भूलते होंगे तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट में। तो आगे क्या बोला गया, जैसे बोला गया कि इस तरह के मिश्रण को विषांगी मिश्रण कहते हैं। कैसे बोला गया, चलिए आप लोग को देखते हैं। जैसे समूह ओ और बो में कहाँ पे दिया गया है, समूह ओ और बो कहाँ दिया है, ये एनसीईआरटी में इसी तरह होता है। तो चलो आगे पर देखते हैं हम लोग। जैसे बोला है जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बोला गया है कि जिसकी बनावट क्या होता है, समान, क्या होता है, समान होती है, इसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। उसी को समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों में कुछ अन्य उदाहरण, जैसे जल में नमक, क्या बोला गया है, जल में नमक और जल में चीनी दोनों, जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों से की तुलना करें। या फिर दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट के घोल हैं, लेकिन इन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह एस और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषांगी मिश्रण कहते हैं, जो पीछे का फिगर में दिया गया, ठीक है। आगे फिर चलिए क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन। देखिए सोडियम क्लोराइड और लोहे का जो छीलन है, नमक और सल्फर एवं जल और तेल क्या है, सब विषांगी मिश्रण का अन्य उदाहरण। तो ये चीज़ आप लोग को याद करना है, विषांगी मिश्रण का उदाहरण। और समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या क्या था, तो जल में नमक और जल में चीनी। विषांगी मिश्रण जो मतलब घुल नहीं सकता, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन, ये दोनों का भी घुल सकता है, तो विषांगी हो गया। समझने का चीज़ है, यदि समझ लेते हैं आप लोग अच्छे से तो ये भूलिएगा नहीं। क्या है, सोडियम क्लोराइड, लोहे का छीलन, नमक और सल्फर कभी मिलेगा, जल और तेल कभी मिलेगा, विषांगी, ये सब क्या है, विषांगी मिश्रण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्या है, निस्यंदन यानी छानने की प्रक्रिया है। क्या है, छानने की प्रक्रिया का फिगर दिखाया गया है, कैसे कैसे इसको छानना है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग को कहाँ पे चलते हैं, बिलियन क्या है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, बिलियन के बारे में। बिलियन क्या है, तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये चीज़ याद रखना आप लोग को, बिलियन के बारे में पूछता है तो बिलियन क्या है, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के बिलियनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये क्या है, आदि बिलियन का उदाहरण। क्या है, ये बिलियन का उदाहरण जो कि समांगी मिश्रण है। ये प्रायः हम एक बिलियन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिलते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस बिलियन मिश्र धातु और गैसीय बिलियन वायु भी होते हैं। क्या होता है, मिश्र धातु ठोस बिलियन और गैसीय बिलियन वायु भी होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। बिलियन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। क्या होता है, नींबू और जल क्या होता है, इसका जो स्वाद है वो समान होते हैं। तो वही बोला गया, बिलियन के कणों में समांगिता होती है, यानी दोनों का समान होगा, वही बताएगा। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान होता है, ये क्या बिलियन हो गया। यह दर्शाता है कि इस बिलियन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होती है। क्या आता है, चीनी जो है और नमक के कण वो क्या आता है, दोनों समान रूप से वितरित होती है। उसके बाद बोला मिश्र धातु के बराबर। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखें। मिश्र धातु, ये धातुओं की समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिश्र धातु है तो रासायनिक से ही होगा, तो भौतिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है। क्या बोला, फिर भी मिश्र धातुओं को ये मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है, घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। क्या होता है, और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। पूछ लेगा कि पित्तल और जिंक लगभग 30%, जिंक कितना है, लगभग 30%, और कॉपर कितना है, 70% है। किसमें, तो पित्तल में क्या है, जिंक 30% और कॉपर कितना है, 70%। आगे चलते हैं। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में, क्या है, विलायक और विलय में बांटा जाता है। कोई भी विलयन को एक विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं।
क्या बोला गया, देखिए विलायक क्या है, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, यानी जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा और जो कम होगा वो क्या होगा, विलय होगा। अब विलायक में ज़्यादा शब्द भी है, 4 शब्द है, विलय में 3 शब्द है, तो इससे ट्रिक लगा के याद भी कर सकते हैं। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, यानी दूसरे घटक को क्या कहते हैं, विलयन में मिला लेगा, उसी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या होता है, विलय कहते हैं। विलय क्या होता है, विलायक में घुला होता है, क्योंकि ये कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, अपने आप को घुला लेता है। तो क्या होगा, विलय क्या होगा, विलायक में घुला होता है, ये कम मात्रा में होता है विलय। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए देखिए, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलय। क्यों, जल ज़्यादा है, चीनी क्या है, कम है, तब चीनी को क्या किया, जल घुला लिया, यानी क्या हो गया, ज़्यादा कौन है यहाँ पे, जल है, तो वो क्या हो गया, विलायक। कम क्या है, चीनी, तो क्या वो क्या हो गया, विलय। तो ठीक से याद कीजिए। नंबर 2, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयोडीन क्या है, विलय है, और एल्कोहल क्या, विलायक है, क्योंकि एल्कोहल क्या ज़्यादा, आयोडीन क्या है, कम है, तो उनको क्या किया, मिला लिया। नंबर 3, वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल विलायक है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल विलायक है। जल तो हमेशा विलायक ही रहेगा भाई, जल तो ज़्यादा है। नंबर 4, वायु गैस में गैस का विलयन, वायु गैस में गैस का विलयन, ये मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन का 78% का समांगी मिश्रण है। क्या है, नाइट्रोजन का 21% और ऑक्सीजन का 21 और नाइट्रोजन 78 समांगी मिश्रण। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसों बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। वायु में क्या होता है, दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में होती है। विलयन के गुण भी याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट है, विलयन का गुण। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में ये पूछ लेता है 1 nm यानी 10⁻⁻ मीटर होता है। उसके बाद ये 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, क्या, विलयन के कण। तो क्या होता है, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए वे आंखें से नहीं देखा जा सकता। क्यों, विलयन के कण को। नंबर 3, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने छोटे आकार के कारण क्या, विलयन के कण, जो विलयन है वो कण गुजर रही प्रकाश की किरण को वो फैलाता नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्या होता है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट है। अब छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जाता है। क्या, विलयन में इसे पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। क्या होता है, विलयन को शांत छोड़ कर विलय के कण नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। क्या, विलयन हमेशा अस्थायी है। तो ये आप लोग 4 पॉइंट याद कीजिएगा। विलयन की सांद्रता, आगे चलते हैं। जैसे बोला, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली हुई मात्राओं को बराबर है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुला सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होता है। जितना विलयन की क्षमता होगा उतना ही पदार्थ घुलाएगा ना, वो से घुलाएगा क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछता है। बोला गया है जो निश्चित तापमान पर, क्या, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। आप लोग अच्छे से लास्ट तक बने रहिएगा, जितना भी हो सके। 10th का एनसीईआरटी क्लास देख लीजिएगा, सारा चीज़ आप लोग को प्ले लिस्ट बना है, आप लोग को ज़्यादा 19-20 वीडियो बन चुका है, ज़्यादा जाके देखिए, साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छे से पढ़िए, आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, यदि 100% आप लोग अपने आप को देते हैं तो। और सारा चीज़ आप लोग को यदि कहीं भी दिक्कत होता है, सारा वीडियो बना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस कहाँ से क्या पढ़ना है, सारा प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जाके देख लीजिएगा।
आप लोग को एलपी के बारे में भी एक वीडियो बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा उसका कटअप के बारे में कि कितना आप लोग को कटअप जा सकता है जो भी CBT 1 का। उसके बाद एक रेलवे क्वार्टर पे आ रहा है आप लोग मोटिवेशनल के लिए, बहुत ही मस्त वीडियो रहेगा आप लोग के लिए। क्वार्टर कैसा मिलेगा, ग्रुप डी स्टाफ के लिए इतना अच्छा क्वार्टर मिल रहा है, समझिए एकदम 3 स्टार से कम नहीं लगता है। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, 1-2 दिन में आप लोग को वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रेलवे क्वार्टर के मस्त एकदम क्वार्टर लगता है, एकदम 3 स्टार की तरह। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ व्यू दिखाया गया, ऊपर से नीचे स्टेशन तक आप लोग को सारा चीज़ दिखाया गया। तो क्या है उपलोग बिलियन, आपके नेक्स्ट चलते हैं बिलियन की मात्रा। क्या बोला गया है, बिलियन विलायक की मात्रा, सॉरी दोस्तों, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। अब बिलियन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। कितना, 3 विधियों में इसके बिलियन की सांद्रता के बारे में। नंबर 1, द्रव्यमान बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 में क्या है, द्रव्यमान बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। छोटका बटे बड़का गुना 100। डायरेक्ट इस तरह याद करो, ठीक है। कैसे याद करना, 3 शब्द विलेय क्या है, 3 शब्द, नीचे क्या है बिलियन 4 शब्द गुना द्रव्यमान बटे 100, यानी छोटे वाला क्या होगा ऊपर, बड़े वाला क्या होगा नीचे, गुना 100। तो विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन के पदार्थ का द्रव्यमान गुना 100। नंबर 2, ये द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, वो द्रव्यमान प्रतिशत था, ये आयतन प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। नंबर 3, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। अब क्वेश्चन आ गया, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं, तो विलयन की सांद्रता की परिकलन करें। तो विलयन की सांद्रता की परिकलन, तो इसको शॉर्ट में बना दीजिए जो ट्रिक बताए थे। तो यहाँ क्या है, विलयन के 320 ग्राम में विलायक 40 में जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं, तो विलयन की सांद्रता की परिकलन करें। तो ये क्या हो गया, ये पूछता है क्वेश्चन, देखिए छोटका बटे बड़का बोले थे, तो छोटका कितना है 40 ग्राम बटे बड़का क्या है, बड़का क्या है, ये दोनों जोड़िएगा तब तो आप लोग को बनेगा, ये तब तो मिलेगा। तो 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम तो कितना 360 ग्राम, तो ये बड़का हुआ, गुना 100 कर दीजिए। यहाँ से 0, 4 9 36, 100 बटे 9, तो आप लोग का 11 9 99, 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ये इस तरह बना लीजिएगा, यानी छोटका बटे बड़का, यानी बड़का क्या हो जाएगा 320 प्लस 40, छोटका क्या हो जाएगा 40, तो गुना 100। तो यहाँ कटा भागा दीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए ये भी उसी तरह बनाया गया है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन, बिलियन में दोनों मिला दिया, तो बिलियन को कितना 360 गुना 100, यानी 11.1%। अब आगे निलंबन, निलंबन क्या है, निलंबन इम्पोर्टेंट है। चलिए निलंबन के बारे में देख लेते हैं। निलंबन क्या है, जैसे बताया बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, क्या होता है, बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। क्या होता है, बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखा जा सकता है, जब घुलेगा नहीं तो आँखों से देख ही सकता है। तो क्या है निलंबन, इसमें 9 से पहले लगा है, इस तरह याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। इसमें 9 क्या लगा है, पहले से लगा है, यानी नहीं घुलेगा, तो 9 से इस तरह करके याद रखेगा। तो इसमें क्या होगा, वो विलेय पदार्थ घुलता नहीं है निलंबन में, ठीक है। ये विसमांगी मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट में, इसको आँखों से देखा जा सकता है, वो घुल जाता है तो उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता है, निलंबन को आँखों से देखा जा सकता है। निलंबन के गुणधर्म, ये एक विसमांगी मिश्रण है, जब घुलेगा नहीं तो वो होगा, ये कण आँखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, जब बड़ा रहेगा तो क्या करेगा, ये फैला देता है, जिसके उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, कौन, निलंबन। और वो क्या करता है, वो नहीं फैला पाता। तो निलंबन क्या करता है, ये प्रकाश को दृष्टिगोचर यानी फैला देता है, वो विलयन क्या करता है, वो नहीं फैला पाता। नेक्स्ट में, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और अर्थात निलंबन अस्थायी है। वो क्या, विलयन क्या था, अस्थायी था, अब वो कण नहीं बैठता था।
छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। किसको? निलंबन को। छानन की विधि जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का परिकिरणन रुक जाता है। क्या होता है? परिकिरणन उसका रुक जाता है। फिर आ गया कोलाइड विलयन। फिर आ गया कोलाइड विलयन। ठीक है, कोलाइड विलयन क्या है? तो देखिए कोलाइड विलयन जो है द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। क्या बोला गया? कोलाइड के कण विलयन में क्या होता है? समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होती है। निलंबन से ये छोटा होता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विसमांगी मिश्रण है। ये बोलेगा जो मतलब वास्तविकता में वो क्या है? विलयन विसमांगी मिश्रण। जैसे दूध हो गया, ये कोलाइड हो गया। ये उदाहरण पूछता है दूध क्या है, तो कोलाइड विलयन है। कोलाइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं। किसको? दूध में। एक कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहता है। प्रकाश की किरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रकाश की किरण को फैलाना क्या कहलाता है? ये सब टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और टिंडल प्रभाव इसको क्यों बोलते हैं? इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण एक कमरे में छोटे छिद्र के कारण जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कोई भी कमरा में जो छोटा छिद्र होना है, तो खप्पर का जो घर देखते होंगे ना आप लोग, गांव में रहते होंगे तो उसमें खप्पर में थोड़ा थोड़ा कहीं छेद होता है, ऊपर से जो आता है वहाँ पे रोशनी, वही बोला गया। कमरे के छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पे हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, जैसे फिगर भी दे देगा, उसके बाद इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। मुझे ए नंबर में कौन सा है, बी नंबर में कौन सा है? तो देखिए कॉपर सल्फेट ए नंबर में क्या है? देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ए नंबर में जो है वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। बी नंबर में दूध तथा पानी का मिश्रण है। इसमें क्या है? दूध तथा पानी का मिश्रण जो टिंडल प्रभाव को दर्शा रहा है। तो इस तरह फिगर दे देगा और टॉर्च इस तरह दे देगा। पूछे ए नंबर में कौन सा बिलियन है, बी नंबर में कौन सा बिलियन है। तो यही सब फिगर में एनसीईआरटी में पूछता है, तो ये सब चीज़ समझने का रहता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में पूछेगा टिंडल प्रभाव का होता है तो नहीं होता। उसके बाद हम ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ भी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। कब? घने जंगल में। जब चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों का समान व्यवहार करते हैं। यहाँ भी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कोलाइड के समान उदाहरण, ठीक है, ये आप लोग का परिक्षेपित प्रावस्था है, ये परिक्षेपण का माध्यम है, और ये आप लोग का प्रकार है, और ये आप लोग का एग्जाम्पल है। तो देखिए द्रव और गैस क्या बनाता है? एरोसल। इसका उदाहरण क्या है? कोहरा, बादल, कुहासा। इम्पोर्टेंट। ठोस और गैस, ये क्या बनाता है? एरोसल। द्रव और गैस एरोसल, ठोस और गैस एरोसल। इसका उदाहरण है धुआं, स्वचालित वाहन का निदान। फिर आ गया गैस द्रव, ये होता है फोम जो सेमिंग क्रीम रहता है। फिर आता है द्रव जो ये होता है इमल्सन यानी पायस। इसमें क्या होता है? दूध फ्रेश क्रीम। उसके बाद चलते हैं ठोस द्रव, ये क्या होता है? सोल, ये मैग्नीशियम मिल्क कीचड़। उसके बाद गैस ठोस, इसको फोम बोलते हैं, फोम, रबर, स्पंज, फ्यूमिस। उसके बाद द्रव ठोस, ये होता है जेली, पनीर, मक्खन। उसके बाद ठोस ये होता है ठोस सोल, रंगीन, रतन, पत्थर, दूधिया, कांच होता है ये सब। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिख रहा है आप लोग को, ये घने जंगल में जो कि टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। देखिए ये टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। चलिए कोलाइड के गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। कोलाइड के ये क्या विसमांगी मिश्रण है। नंबर 2, कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है? इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कणों के ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण
को फैलाता है तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये क्या होता है, तल में बैठ जाता है, ये अस्थायी होते हैं। क्षारण विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीय तकनीक का भी द्वारा इसे पृथक किया जाता है। कौन? अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा। कोलाइड विलयन परिक्षेपित प्रवास्यता और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ के तरल का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोगों को क्या लिखा गया है। विसमांगी मिश्रण का साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या करता है? विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक यानी फिजिकल के द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, ये क्या हो गया? भौतिक क्रिया के द्वारा, जो कि हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। उनके बाद चलते हैं, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, बाष्पीकरण द्वारा बोला है। जैसे हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। क्या होता है? स्याही जल जो होता है उसमें क्या रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या करते हैं? विलायक से विलय पदार्थ को बाष्पीकरण की विधि द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। अब जैसे दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट में क्या, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आप लोग को क्या लिखा गया है। जैसे कभी कभी द्रव में बताया गया है कि जैसे देखिए, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रक के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो ऐसे मिश्रण को कैसे करते हैं? अपकेंद्रन विधि के द्वारा। अब इसका बताया गया अनुप्रयोग के बारे में। जांच प्रयोग में रक्त और मूत्र के जांच में कैसे किया जाता है? कौन? अपकेंद्रन विधि। कौन? अपकेंद्रन विधि। डेयरी तथा घर से क्रीम से मक्खन निकालने यानी दूध से क्रीम निकालने के पृथक कैसे किया जाता है? अपकेंद्रन विधि के द्वारा। और डेयरी तथा घर से क्रीम या मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी आप लोग अपकेंद्रन विधि के द्वारा किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भी भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में क्या होता है? वो अपकेंद्रन विधि के द्वारा किया जाता है। अब जैसे बोला गया दो अघुलनशील, कैसे बोला गया कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है फिगर में। तो ये कैसे किया गया है? जैसे तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में और धातु शोधन के दौरान लोहे के पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता था। मिट्टी की निचली सतह को पिघला हुआ लोहा शेष रहता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले दर अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट में आया कि नमक तथा कपूर। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में यानी चैप्टर 1 में था। ये चीज़ चैप्टर 1 में है, आप लोग को बताऊंगा। ये चैप्टर 2 बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये थोड़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी कारण जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको ख़त्म कर देते हैं पहले। तो इसमें बताया कपूर को गर्म करने पर वह क्या होता है? ठोस अवस्था में सीधे। तो इन किसका उदाहरण है, आप लोग को पढ़े होंगे तो मालूम होगा। कपूर जो है वो सीधा क्या है, गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो वो क्या ऐसे है कि कपूर को गर्म करने पर क्या ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में। तो क्या होता है, कपूर को जब गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, ठोस होता है। अब उसके जलने के बाद क्या होता है, गैस बन जाता है। तो वही पढ़े होंगे कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में क्या होता है, कपूर। तो ये किसका उदाहरण, उद्पातन का उदाहरण आप लोग पढ़े होंगे पिछले कभी भी, मतलब वो गैस अवस्था में जो होता है परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें उद्रपातित हो सकने वाले अवयव हो को उद्रपातित न होने के योग अशुद्धियों, इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए उद्रपातन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेपेथिलीन और एंथ्रासाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 100%। उद्रपातन का एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है।
इसका उर्ध्वपातन का एग्जाम्पल पूछता है तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड, नेफेथिलीन, एंथ्रासिन और ये कपूर इत्यादि क्या उत्पादित होने योग्य ठोस पदार्थों का कुछ उदाहरण है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। उत्पादन बोलेगा, उत्पादन बोला कौन जो सीधे ठोस से सीधा गैस के रूप में बदल जाता है, तो वो एग्जाम्पल पूछता है। तो अमोनियम क्लोराइड या रखना, नेफेथिलीन, एंथ्रासिन और ये कपूर, ये सब क्या है आप लोग को उत्पादन वाला विधि है। तो देखिए यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा कपूर तथा नमक को पृथक्करण किया जा रहा है, वही बताया। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या काली स्याही से डाई एक ही रंग है? तो भाई चलिए आप लोग देखते हैं, क्या काली स्याही में डाई जो है एक ही रंग के हैं? तो चलिए आगे नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर के बारे में बताया गया है। फिगर के बारे में आप लोग वीडियो रोक के समझ भी सकते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक्करण होता है। तो पूछेगा काली स्याहियों को कैसे अलग किया जाता है? तो वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक्करण किया जाता है। कैसे? क्रोमेटोग्राफी द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब नेक्स्ट में जैसे बोला गया है कि जो स्याही हम लोग पृथक्करण किए, ठीक है, वो स्याही हमने प्रयोग की, उसमें जल जो है विलायक के रूप में, जल तो ज़्यादा है तो जल विलायक के रूप में, तथा डाई जो है वो क्या है, विलय के रूप में। जो डाई है देखिए लिखा है, डाई जो विलय के रूप में, जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, अब यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई जो दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार में रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। क्या होता है? रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जो अभी बताएं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में कोरमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि से को सबसे पहले रंगों के पृथक्करण में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। क्यों पड़ा? तो आप लोग ये भी समझ लेंगे। जैसे यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुल रहे हैं। जो क्या होता है, एक ही प्रकार के विलायक में घुल रहे हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके बारे में आप मनी उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रयोग, इसको जो पूछ लेगा क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो डाई में रंगों का पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में, ड्रग्स को पृथक करने में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बता, दो घुलनशील द्रव्यों को मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? तो यहाँ देखिए ये क्या है, दो घुलनशील द्रव्यों को कैसे किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा। कैसे किया जाता है? आसवन विधि से पृथक्करण किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो घुलनशील द्रव्यों का। इसका उदाहरण भी आप लोगों ने चलिए नेक्स्ट पेज में दिया होगा, तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। क्या होता है क्वथनांक? यानी क्या होता है, उसका अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या आप लोग को समझिएगा। जो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन, क्या है 25 केल्विन से, यानी 25 के, यानी के को क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं, ठीक है, 25 के यानी 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि को प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। ये समझिएगा, क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे कि जिनका 25 केल्विन से कम होता है घुलनशील द्रव्यों का क्वथनांक, उनको कौन विधि से? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादकों के उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ये क्या है? प्रभाजी आसवन विधि है। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संलग्न के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों की भरी होती है। ये समझाया गया कि कैसे क्या होता है, तो इसको छोड़िए, आप लोग समझ लीजिएगा वीडियो रोके। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा दिखाया गया कैसे किया जाता है।
और फिर वायु से गैसों का प्राप्त कर सकते हैं, कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है, वायु से कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वायु एक समांगी मिश्रण, क्या है, वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या होता है, वायु एक समांगी मिश्रण, वायु एक समांगी मिश्रण तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। क्या होता है, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। वायु हो गया द्रव्य वायु हो गया, जैसे बोला गया दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। अब द्रव्य वायु, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करना, जैसे बताया गया है। वायु प्रतिशत आयतन से 4.9, ऑक्सीजन कितना होता है इसका -1 मतलब 183, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। इसका वायु प्रतिशत आयतन में 20.9 होगा, 0.9 होगा, 78.1 होगा, कितना होगा 78.1। तो वायु से गैसों का प्राप्त करने के लिए प्रवाह का चित्र है, ठीक है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग को उतना याद नहीं रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब याद रखिएगा, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायु के घटकों का पृथक्करण यहाँ दिखाया गया। तो वीडियो रोक रोक के आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब फिर आगे अगर किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बताइए। जलधर में जल शुद्धि निकाय, ये क्या है, जलघर में जल शुद्धि निकाय हो रहा है जलघर में, जो कि आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। देख लीजिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वो छानक टैंक है, ये बाहर टैंक है, ये तलहट टैंक है, ये जल भंडार है, यहाँ से ले रहा है, ये घरों में जा रहा है, सप्लाई हो गया। तो यही पानी का विधि है। देखिए कितने तरह से होता है। पहले तो जल भंडार है, वहाँ से लिया तल टैंक में, ठीक है, ठोस पदार्थ के नीचे बैठने के लिए यहाँ पे लिया। फिर निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए लिया, यहाँ पे लिया निलंबित अशुद्धियों के लिए गया। यहाँ पे जल बारीक बालू कंकर मोटे कंकर ये सारा चीज़ छान लेता है। क्या करता है, तो 1 विधि 2 विधि 3 विधि हो गए सारा चीज़। अब यहाँ पे क्या करें, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या ब्लीचिंग पाउडर यानी क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरीनीकरण किया जाता है। उसके बाद हमारे घरों में पानी आते हैं। तो 1 विधि 2 विधि 3 4 4 विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है इसे। तो वही दिखाया गया। फिर नेक्स्ट में चलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ याद रखना आप लोग। जो क्रिस्टलीकरण विधि है वो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती, क्या होता है, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। क्या होता है, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से क्या होता है, निम्न कारणों से वह उत्तम होती है। नंबर 1, जैसे कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्धियाँ विलेय पदार्थ का विलायक में घोलने पर विलयन के कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। क्या कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। अब इसका अनुप्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में कहाँ पे किया जाता है, समुद्री जल द्वारा जो प्राप्त नमक होता है उनका क्या उपयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई पृथक करने वाली विधियों का आविष्कारक हो चुके हैं।
फिर चलते हैं नेक्स्ट में आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन आंसर दोस्तों, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। दही से मक्खन निकालना ये पढ़े थे। समुद्री जल से नमक निकालना ये भी पढ़े थे, अभी तुरंत पीछे पढ़ रहे थे। नमक से कपूर निकालना ये भी पढ़े थे। तो ये आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। दही से, ये मेरा आंसर मत देखिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे मालूम चल जाएगा आज, ठीक है। यदि देखते होंगे पूरा वीडियो तब आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और उतना व्यूज भी नहीं जाता, टाइम भी वेस्ट होता है पूरा। तो आप लोग ये इसका आंसर तीनों का दीजिएगा। दही से मक्खन निकालना कौन सा विधि है, समुद्री जल से नमक निकालना कौन सा विधि है, नमक से कपूर निकालना, ये तीनों का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। चलिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं आप लोग कौन कौन सा भाई लोग आप लोग कमेंट में आंसर देते हैं, कौन कौन अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग हो गया, कठोरता हो गया, दृढ़ता हो गया, बहाव, घनत्व, द्रव्यमात्रा, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्था को अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। क्या होता है? भौतिक गुण अलग अलग है लेकिन रासायनिक रूप से क्या है? समान है। जो बर्फ हो गया, जल हो गया, वाष्प, तो तीनों अवस्था में हम लोग इसे बदल सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से तो समान ही है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग याद रखना। जैसे जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशील में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। देखिए, तेल जो है हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से, जलना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलने की प्रक्रिया में से एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में क्या है की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। क्या आता है? परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है, तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। किसमें? रासायनिक पदार्थ में। रासायनिक पदार्थ में एक नया पदार्थ पाते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नहीं पाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे मोमबत्ती के जलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोमबत्ती का जलना ये दोनों है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आंसर है, आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर इसका आंसर मार लीजिएगा, ठीक है। ये परिवर्तन के बारे में बताइए। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कैसा परिवर्तन है? अलमारी में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो आप लोग को आंसर हिंट दे दिए आप लोग को, लेकिन बट अपने से समझिएगा। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? शुद्ध पदार्थों का क्या प्रकार है उसके बारे में बताया गया। जैसे तत्व के बारे में बताया गया कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट तत्व के बारे में, जैसे रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक था। कौन? रॉबर्ट बॉयल। तत्व का कौन किया था? बॉयल, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लवोजिए क्या है? रासायनिक एंटोनी लॉरेंट लवोजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तत्व की परिभाषा, तो एंटोनी लॉरेंट लवोजियर ने। लेकिन तत्व की खोज, तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा n सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को n सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है।
धातुएं प्राय दिए हुए उन निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ प्रदर्शित करती है। जैसे धातु के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन रहेगा धातु के बारे में। ये चमकीला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है। ये अगाधवर्धी होती है, इसको पीट कर महीन चादरों में ढाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण। पारा धातु होते हुए भी क्या है, कमरे के तापमान में द्रवावस्था में। पारा मात्रा में एक बोलेगा धातु कौन सी द्रवावस्था में, तो पारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और धातुएं दिए हुए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ का ये सभी का प्रदर्शित करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और अगाधवर्णनीय नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिध्वनि भी नहीं होता, चमकीला भी नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन और धातुएं के उदाहरण। लेकिन एक बोलेगा और धातु होते हुए कुछ तत्व धातु और धातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उप धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं, जिन्हें जो धातु और अधातु, जो धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाएगा उसे उप धातु कहते हैं। तो उसका जैसे उसका उदाहरण क्या होगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उप धातु कितना है, आप लोग पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिए हैं, उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं उप धातु हम लोग के पास कितना है, यानी पीरियोडिक टेबल में उप धातु कितना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में, जबकि शेष मानव निर्मित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 93-94 को आप लोग क्या होता है, 93-94 में आप लोग ऑप्शन रहता है, तो कोई 93-94 मार देता है आप लोग को, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया, 92। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। क्या है, 11 को तत्व है जो कमरे के तापमान पर गैस है, बहुत। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यौगिक के बारे में बताया गया है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पे संयोजन बना देता है, उसी को हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला चैप्टर दोस्तों। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या क्या कहते हैं, तो चलिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। जैसे समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, यह रंगीन, गंधहीन और लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर के पीस कर मिलाएं। नंबर 2 में दिया लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर के पीस कर मिलाएं। तो ये सब चीज़ ऐसे दिया है पढ़ने के लिए, तो वही बताएगा कि जैसे समूह 1 में, जो समूह 1 में वो द्वारा गैस हाइड्रोजन है, यह रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन दिया है, आप इसे पढ़िएगा तब आप लोग को यहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, समूह 1। समूह 1 में देखिए द्वारा प्राप्त गैस जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, रंगीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है। इनकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। क्या करना है, कक्षा में। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह रंगीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। किसका पूछता है क्वेश्चन, किसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है उसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। हाइड्रोजन कैसा होता है, रंगीन होता है, गंधहीन और ज्वलनशील होती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाता है। जबकि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह के एक क्रिया के फलस्वरूप बहुत ही परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। एक में क्या हुआ, बहुत ही परिवर्तन, दूसरा में रासायनिक परिवर्तन। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण, दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग का नेक्स्ट में है मिश्रण था यौगिक। मिश्रण अलग है, यौगिक अलग। नंबर 1, मिश्रण क्या, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। क्या मिश्रण के बारे में होता है। नंबर यौगिक में 1 नंबर, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। नंबर 2, मिश्रण एक संगठन परिवर्तनीय होता है। नंबर 2, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। यौगिक में मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है
और यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मिश्रण यौगिक में आप लोग को डिफरेंट पूछ लेता, इसका डिफरेंट यही है। नंबर 4, घटकों के भौतिक विधियों द्वारा समूहता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में भौतिक विधि द्वारा, बट यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। अब मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। जैसे समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक। नंबर 3, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न थी। उनके बाद यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक का बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। यौगिक के बारे में बताया। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख के द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे ये आरेख का बताया गया है कि पदार्थ हमारे पास क्या है, ठोस द्रव गैस, ठीक है, उसका क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। इधर क्या है, एक मिश्रण है जो कि कोई नियत संगठन नहीं है। अब शुद्ध पदार्थ में क्या आ गया, हम लोग को तत्व और यौगिक क्या है, शुद्ध है। जो मिश्रण है वो समांगी और विसमांगी है, तो ये चीज़ समझिएगा। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक क्या, नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। अब बोला गया है उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि सब तत्व हैं। उदाहरण के लिए इसमें बोला गया जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि ये यौगिक हैं, जिसका हम लोग का फॉर्मूला है। जल का फार्मूला, मीथेन का फार्मूला, चीनी का फार्मूला, नमक का फार्मूला। अब ये जो कि हम लोग का समांगी और विसमांगी है। समांगी और विसमांगी, समांगी में क्या है, समान संगठन, विसमांगी में असमान संगठन। उदाहरण के लिए जल से चीनी, जल से नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि क्या ये समांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण जो नहीं घुलेगा, बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सब क्या होगा, विसमांगी मिश्रण है। तो समझने का चीज़ है, आप लोग समझिएगा, ठीक है, वीडियो रोक रोक के। तो आपने क्या सीखा, वीडियो अंत आपने क्या सीखा, तो चलिए क्या सीखा आप भी जवाब दीजिएगा। आपने क्या सीखा, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन के बड़े अवयव के विलायक कहते हैं, छोटा को क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, समझाए थे आप लोग को। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय की द्रव्यमान अथवा आयतन है, ये भी सही है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है उसे निलंबन कहलाते हैं। बोले थे ना, निलंबन जो कि पूरे नहीं घुला है, थोड़ा बड़ा रहता है तो उसको निलंबन कहते हैं। इसमें निलंबन एक क्या है, विसमांगी मिश्रण है, क्या है, विसमांगी मिश्रण है। इसमें कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण, कोलाइड भी क्या है, एक विसमांगी है, निलंबन भी एक विसमांगी है। जिसे कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किसमें, कोलाइड में, लेकिन निलंबन को देखा जा सकता है। किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कौन, कोलाइड इतना बड़ा है कि ये प्रकाश को फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं इसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब बोला गया शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक हो सकते हैं, जो भी शुद्ध पदार्थ हैं वो तत्व या यौगिक दोनों पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक दोनों हो सकते हैं, ठीक। तत्व पदार्थ का मूल रूप होते हैं जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 अधिक तत्वों को स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन में निर्मित होता है। नंबर लास्ट, यौगिक में गुण इसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने आप गुणों को दर्शाता है। अब अभ्यास के बारे में आ गया, इस सब का आंसर आप दीजिए। सोडियम क्लोराइड को जल से विलयन को पृथक करने में किसका किया जाता है, किन विधियों के द्वारा अपनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से चैप्टर, तो खुद से आंसर दे पाइएगा। बी नंबर अमोनिया क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे किया जाता है, तो ये मेरा जो लिखे आंसर वो मत देखिए, आप लोग अपने से समझिए और आंसर बनाइए, ठीक है। धातु के छोटे टुकड़े को कार्बो इंजन ऑयल को पृथक करने में, दही से मक्खन निकालने में, तो ये सब सारा चीज़ पीछे चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट में।
इसका भी दिया गया समांगी और विषम मिश्रण को विकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ। तो समांगी और विषमांगी में तो ऐसे भी आप लोग अलग कर सकते हैं, जो कि लकड़ी, मिट्टी सब क्या हो गया, सब क्या है, ये सब विषमांगी मिश्रण है और वो सब समांगी मिश्रण है। आप किस प्रकार का ये सब चीज़ आप समझ के अपने से बना सकते हैं यदि अच्छे से चैप्टर पढ़े होंगे तो। देखिए, आप पूछा गया कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। बर्फ, दूध, लोहा, HCl अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो ये सब क्या है, वायु, लकड़ी, ईंट, ये सब क्या अशुद्ध है। दूध क्या अशुद्ध है, तो ये सब चीज़ बताएगा। और सारा क्या अशुद्ध, सारा शुद्ध है, ये सब अशुद्ध है जो बताएं। निम्न मिश्रण में विलयन की पहचान करें। विलयन कौन सा है, मिट्टी विलयन है, समुद्री जल क्या है, विलयन है, वायु क्या है, विलयन है, कोयला में विलयन है, नहीं है, सोडा जल क्या है, विलयन है। तो ये सब चीज़ अपने से समझ के बनाई। निम्न कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक का घोल ये करेगा, नहीं करेगा, दूध करता। कॉपर सल्फेट का विलयन पीछे पढ़े थे, क्या नहीं करता ना, पीछे पढ़े थे ना फिगर के बारे में, जो याद होगा आप लोगों को। तो उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन कर रहा था, नहीं कर रहा था। स्टार्च विलयन ये क्या है, स्टार्च करता है, जो प्रकाश को फैलाता है, मार्ग दिखाई देता है। टिंडल तत्व या यौगिक के मिश्रण में वर्गीकृत। सोडियम क्या है, मिश्रण है, तो सोडियम बताइए आप लोग। ये सब चीज़ समझने का है। सोडियम तत्व है, मिट्टी क्या है, मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है, चांदी क्या है, तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। टिन क्या है, तत्व है, सिलिकॉन क्या है, तत्व है। तो ये सब चीज़ समझ के आप लोग बना सकते हैं। कोयला क्या है, वायु क्या है, साबुन क्या है, मीथेन क्या है, मीथेन फार्मूला यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, रक्त क्या है, मिश्रण है। कौन कौन सा परिवर्तन है, पौधे की वृद्धि क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, पौधा का वृद्धि हो रहा तो क्या भौतिक परिवर्तन होगा, अभी फिर अपने जगह पे आएगा, नहीं आएगा ना, केमिकल हो जाएगा। तो लोहे के चूर्ण तब बालू को मिलाना ये क्या है, खाना पकाना क्या है, भोजन का पाचन क्या है, ये सब चीज़ पूछता है। खाना पकाना भी केमिकल, भोजन का पाचन भी केमिकल। जल से बर्फ़ बनाना तो ये तो बन ही जाएगा। मोमबत्ती का जलना तो दोनों है। तो आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अच्छे से आप लोग देखिए तब तो वीडियो बनेगा। आप लोग जितना बोले गए हैं कि आंसर ये बताना है, वो 3 गो कितना स्टूडेंट देखते हैं बना, आप लोग भाई लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो आगे का वीडियो फिर बनने का चांस है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिए तब तो वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे लगेगा बताइए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा तो वीडियो भी अच्छे से देखिए पूरा अच्छा कर करके, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो, मैं भी बनाऊँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी LP का फिर अभी एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि MTS का एग्ज़ाम डेट आ गया था। आप लोग देख ही होंगे, वीडियो बना दिए थे शॉर्ट वीडियो। तो अभी तो एग्ज़ाम नहीं होगा LP का, 14 नवंबर के बाद ही हो सकता है, जहाँ तक ऐसे लग रहा था। सितंबर में 15 सितंबर से हो सकता था, लेकिन ये तो MTS दे दिया। MTS भी TCS ही कराता है। तभी एग्ज़ाम में लेट है। आप लोग आराम से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। यदि वीडियो लेट आता है तो जो वीडियो बना दिए उसी को रिवीजन करते रहिए। 2-3 बार वीडियो देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।